नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस का थर्ड पार्ट जो कि है आपका रेशियो एनालिसिस का शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों रेशियो एनालिसिस क्यों ज़रूरी है हमें करना फंडामेंटल एनालिसिस में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी बिजनेस में या किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर या स्टॉक को खरीदते हैं, तो उस टाइम में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस स्टॉक को हम किस वैल्यू पे खरीद रहे हैं, कि कोई शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या न्यूट्रल फेस में है। तो इन तीनों फेस को जानने के लिए हमें रेशियो का एनालिसिस करना पड़ता है कंपनी के अंदर। तो इसी एनालिसिस को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत, और मैं लेके चलता हूँ आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आपका जो स्टार्टिंग का इसका डैशबोर्ड रहेगा आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा। ऊपर सर्च बार में आप जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। आज हम जो अपनी कंपनी को सर्च करने वाले हैं उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर कंपनी है। उसके हम फाइनेंशियल का एनालिसिस करेंगे जो कि आपका एक पार्ट रहेगा रेशियो में। फाइनेंशियल्स पे आते ही आपको राइट साइड में रेशियोज का कॉलम शो होगा। रेशियोज पे क्लिक करते आपको एक न्यू पेज के ऊपर एंटर आएगा। न्यू पेज पे एंटर होते ही आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का आपको मतलब पता ही है। रेशियोज आपके यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। मेनली आपके 4 टाइप्स के रेशियोज होते हैं। पर शेयर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी रेशियोज एंड लास्ट है आपका वैल्यूएशन रेशियो। तो इन्हीं 4 तरीके के रेशियो से आज हम जानने की कोशिश करेंगे किन कंपनियों में को हम ओवर वैल्यूड कह सकते हैं और किन कंपनियों को हम अंडर वैल्यूड। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रेशियो के टर्म्स समझा देना चाहूँगा कि जो यहाँ पे आपको टर्म्स दिख रही होंगी उन टर्म्स का मतलब क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा पर शेयर रेशियो। पर शेयर रेशियो वो रेशियो होंगे जिनको हम शेयर के अकॉर्डिंग उनको इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि आपका बेसिक ईपीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अर्निंग पर शेयर। कंपनी ने एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग की उसको हम ईपीएस कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। डिल्यूटेड ईपीएस में आपका आता है बेसिक ईपीएस, जो होता है कि कंपनी का एक बेसिक ईपीएस कितना है। डिल्यूटेड ईपीएस के अंदर आपका कंपनी के जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उनको भी एडजस्ट करके शो किया जाता है। कैश ईपीएस आपका कैश से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आती है आपकी बुक वैल्यू। कंपनी के अकाउंट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक की या कंपनी के एंटरप्राइजेस की कितनी वैल्यू है वो यहाँ पे आपको शो होती है। लेकिन हम पर शेयर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, कंपनी के जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं उनके अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर की कितनी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे शो होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड। कंपनी आपको 1 शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है एक पर एनएम के अकॉर्डिंग, तो आपको ये भी आपको शो हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर शेयर, आपको यहाँ पे नेट सेल कितनी हो रही है एक शेयर के अकॉर्डिंग, वो भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। पीवीडीआईटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करते हैं या इनकम स्टेटमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर आपने देखा होगा पीवीडीआईटी, प्रॉफिट बिफोर डायरेक्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट आता है आपका पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंपनी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कंपनी के पास जितना प्रॉफिट रह जाता है उसको शेयर से डिवाइड करते हैं तो आप ये रेशियोज मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले कंपनी के पास कितना प्रॉफिट रहा है डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स करने पे आपको ये अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट आता है फिर आपका नेट प्रॉफिट पर शेयर। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया पर एनम उसको शेयर से जब डिवाइड कर देते हैं तो आपका ये अमाउंट मिलता है आपको। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम मेनली मार्जिन्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे होंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कंपनी ने कितने मार्जिन से ग्रो किया है प्रॉफिट, और जबकि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले कंपनी ने पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल में कितनी मार्जिन इंक्रीज हुई है कंपनी की। उसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितनी मार्जिन इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितनी मार्जिन इंक्रीजिंग हुई है, और साथ ही साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में कितनी इंक्रीजिंग हुई है मार्जिन के अंदर। ये फिगर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कंपनी में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो होगा, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन शो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को नेट प्रॉफिट पिछले ईयर के अकॉर्डिंग इस बार कम हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जिसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं, कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनकी शेयर होल्डिंग पे कंपनी कितनी इक्विटी रिटर्न कमा के दे सकती है। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी के अंदर जितना कैपिटल लगा हुआ है उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न कमा सकती है, वो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल आता है। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न ऑन एसेट। कंपनी के पास जो जितने भी एसेट हैं उन एसेट से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, वो आपका रिटर्न ऑन एसेट आता है। नेक्स्ट आता है आपका टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसे हम मेनली डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो में मतलब होता है कि कंपनी में इक्विटी के अकॉर्डिंग कितना डेट है
मीन्स मान लीजिए अगर इस कंपनी के अंदर, इन्फोसिस के अंदर लेट सपोज 1 लाख करोड़ का इक्विटी है और साथ ही साथ अगर 50,000 करोड़ की डेट है, डेट फाइनेंसिंग कर रखी है, तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 होगा। मीन्स कंपनी का जो डेट है वो इक्विटी के अकॉर्डिंग हाफ है। दोस्तों एसेट टर्नओवर रेशियो समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि लेट सपोज कर लीजिए इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एक 2000 रुपये का नोट है। वो 2000 रुपये का नोट जितनी तेज़ी से लोगों के हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, जितनी बार वो 2000 का नोट टर्न करेगा दूसरे के हाथों के अंदर, उतनी तेज़ी से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। वैसा ही टर्नओवर रेशियो यहाँ पर होता है, एसेट टर्नओवर रेशियो। कंपनी के अंदर जितने एसेट हैं, जितनी तेज़ी से वो काम करेंगे, उतनी तेज़ी से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों मेनली वो हो जाते हैं आपके जिनसे कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज़ को मेनली पे कर सकती है। जैसे कि आपका फर्स्ट जो आपका रेशियो आता है वो करंट रेशियो आता है कि कंपनी पे करंट एसेट के अकॉर्डिंग करंट लाइबिलिटी कितनी है। क्विक रेशियो में आपके वो टर्म्स आ जाती हैं जिससे कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटी को क्विकली पे कर सकती है। थर्ड पॉइंट जो आपका आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे हमने ऊपर देखा एसेट टर्नओवर रेशियो, उसी तरीके से आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है। ऊपर जो था आपका एसेट थे, मींस कंपनी की मशीन्स, कंपनी के इन्वेंट्रीज, स्टॉक्स, कंपनी के जितने भी रॉ मटेरियल्स हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गई, वो सब आ गए। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में दोस्तों आपका आता है सिंपली रॉ मटेरियल जो कंपनी अपने बनाने के, जो अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी यूज करती है। जितनी तेजी से वो फ्लो होंगे उतनी तेजी से कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीजिंग देखी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है। जो पार्ट कंपनी अपने प्रॉफिट में से निकाल के शेयर होल्डर्स को बांटती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट। अब उसको अगर हम शेयर्स के डिवाइड कर देते हैं तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्निंग रिटेंशन रेशियो। अर्निंग रिटेंशन रेशियो वो अमाउंट है जो आपको डिविडेंड बांटना था, लेकिन आपने उस, लेट सपोज मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ कि एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसको 1 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड बांटना था शेयर होल्डर्स को, लेकिन उसने सिर्फ 70% ही डिविडेंड को शेयर किया है शेयर होल्डर्स के, और जो रिमेनिंग 30% बच गया है वो कंपनी ने अपने पास रख लिया है कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आपका डिविडेंड। नेक्स्ट आता है आपका अर्निंग रिटेंशन रेशियो। जैसे कि आपका देख रहे होंगे अर्निंग रिटेंशन रेशियो मीन्स कंपनी के जितने भी अर्निंग्स हैं उसमें से वो पार्ट जो कंपनी डिविडेंड को पे आउट नहीं करती है, जो कंपनी खुद के ऊपर री इन्वेस्ट करती है, उसे हम अर्निंग रिटेंशन रेशियो कहते हैं। एज इट इज आपका कैश अर्निंग रिटेंशन रेशियो हो गया कि कंपनी के पास जितना कैश बच गया उसको कंपनी दोबारा अपने ऊपर री इन्वेस्ट करती है, तो वो कैश अर्निंग रिटेंशन रेशियो आता है। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यूएशन रेशियो कि कंपनी में वैल्यूएशन किस हिसाब से होनी चाहिए, कंपनी अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यूड है, वो सभी इसी रेशियो के अंदर काउंट किए जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका एंटरप्राइज वैल्यू। कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, कंपनी आज की डेट में कितने वैल्यूएशन पर है, वो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका EV डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू। कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड अगर करते हैं हम नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कि कंपनी की वैल्यू कितनी है और कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो उससे हमें कंपनी की वैल्यू समझ सकते हैं कि कंपनी अपने रेवेन्यू से कितने ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट आता है EV डिवाइडेड बाय एबिटा रेशियो। तो EV आपको पता है एंटरप्राइज वैल्यू, और नीचे एबिटा जो है उसमें आपका आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आपको अर्निंग तो पता है कि आपने जितनी अर्निंग करी, इनकम आपकी बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपको पता है आपके टेंजिबल एसेट पे लगता है, लेकिन अमोर्टाइजेशन आपकी इनटेंजिबल एसेट पे लगता है। अब इन 4 पॉइंट्स को हटाने से पहले जो आपकी अर्निंग होती है वो आपकी एबिटा होती है। कंपनी के अंदर इस पॉइंट को मेनली इंक्लूड किया जाता है कि EV बाय एबिटा से हम कंपनी का अच्छा से वैल्यूएशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है और कंपनी का रेवेन्यू कितना है। नेक्स्ट आप रिटेंशन रेशियो, कि जैसे ऊपर हमारी बात हुई थी अर्निंग रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो वो हो गया कि कंपनी के पास जितना अमाउंट आया, चाहे वो अर्निंग से आया हो, चाहे वो इंटरेस्ट से आया हो, चाहे मिसलिनियस अमाउंट से आया हो, वो पैसा अगर कंपनी दोबारा से री इन्वेस्ट कर देती है खुद पे, तो वो रिटेंशन रेशियो में आपका काउंट होता है। नेक्स्ट है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अकाउंट्स के अकॉर्डिंग शेयर्स की क्या वैल्यू है, और आज जो कंपनी की ट्रेडेड वैल्यू चल रही है, क्योंकि बुक वैल्यू से मेनली शेयर प्राइस हाई ही रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड डिमांड। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आज कंपनी के अंदर, आज शेयर मार्केट के अंदर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी की आज जो शेयर की वैल्यू है वो कितने गुना है, कितने टाइम्स है, वो हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइस नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, प्राइस टू नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू। कंपनी का आज जो ट्रेडेड प्राइस है
उसके अकॉर्डिंग नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू जितना है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कंपनी कितने टाइम्स ओवर वैल्यूड है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका अर्निंग यील्ड, कंपनी कितने परसेंटेज से अर्निंग्स अपनी यील्ड दे पा रही है वो हम अर्निंग यील्ड से समझ सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ अपने टर्म्स को तो समझ चुके होंगे, लेकिन ऐसे कौन से पॉइंट हैं कि जब हम कंपनी को एनालिसिस करते हैं रेशियोज के अंदर तो हमें किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको पॉइंट आज समझाना चाहूँगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो आइए चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की ओर अपना। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो मार्जिन हम देखते हैं वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग ग्रॉस मार्जिन रहता है। इसका परसेंटेज हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने कितने मार्जिन से ग्रो किया है। अगर आप 16 के अंदर देखेंगे तो कंपनी ने 34% की ग्रोथ दिखाई है 15 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसी में आपका 34% की ग्रोथ रही है, आपकी सेम एज ग्रोथ रही है। फिर आप देखें तो 34% की ग्रोथ है और लास्ट ईयर में आप देखें तो कंपनी की 29% की ग्रोथ रही है, पहले से कम रही है। और अगर 2020 की ग्रोथ देखें मार्च में तो आपकी 28.76% की ग्रोथ रही है। पिछले साल के अकॉर्डिंग भी इस साल कंपनी की ग्रोथ कम रही है। तो आप इन पॉइंट्स को समझ के अपने खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको इन तरह की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट आता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी हमें देखना चाहिए कि कंपनी मार्जिन नेट प्रॉफिट कितना कमा पा रही है। अगर 16 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी का 23.51% का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज रहा 15 के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट भी आपका 23% ही रहा। लास्ट टू लास्ट ईयर के अंदर कंपनी की थोड़ी ग्रोथ के साथ 26% का कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन कमाया है नेट प्रॉफिट में। फिर लास्ट ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट घट के 20% का रहा और इस साल मार्च 2020 के अंदर वो और भी घट के 19.66% का रहा है। सेकंड पॉइंट हमने जान लिया दोस्तों। थर्ड पॉइंट जो है आपका नेक्स्ट है आपका क्विक रेशियो। क्विक रेशियो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास ऐसे कौन से एसेट है और कितने एसेट हैं जिनसे वो अपनी लायबिलिटी को ऑन द स्पॉट पे कर सकती हैं। अगर इसके अंदर देखा जाए तो कंपनी की 3.98 टाइम्स कंपनी के क्विक रेशियो हैं। फिर आपका यही फिगर बढ़ के 4.05 रहा। फिर लास्ट टू लास्ट ईयर के अंदर 3.78 एंड लास्ट ईयर में 3% आपका एग्जैक्ट, और इस साल आपका 2.88% आपका रहा है, जो कि अगर इनके अकॉर्डिंग देखे जाए तो आपका कम है 2 साल के अकॉर्डिंग, और जबकि इसके अंदर आपकी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन क्विक रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना कंपनी को हम अच्छा बेटर समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो भी इसी तरीके का होता है आपका करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मींस अगर कंपनी के ऊपर जितनी लायबिलिटी है उससे ज़्यादा अगर कंपनी के पास करंट एसेट है तो कंपनी का करंट रेशियो 1 पॉइंट से एक्स्ट्रा होगा, 1 से एक्स्ट्रा होगा 1 टाइम से। तो कंपनी का जो 16 के अंदर था वो 3.98, फिर थोड़ा बहुत ग्रो होके 4.05, फिर लास्ट टू लास्ट ईयर में कम होके 3.78 गया एंड लास्ट ईयर में आपका 3% एंड दिस टाइम इज नाउ 2.88% इन मार्च 2020। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू इक्विटी रेशियो हमने जाना था, डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में हम बात कर रहे थे। डेट टू इक्विटी रेशियो मीन्स कंपनी के ऊपर डेट कितना है इक्विटी के अकॉर्डिंग। कंपनी के अंदर अगर डेट है तो आपको वहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो में भी 1 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट से कम या 1 पॉइंट से एक्स्ट्रा हो सकता है, दिख सकता है आपको। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर डेट नहीं होगा तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 0 दिखेगा। जैसे कि इन्फोसिस के केस के अंदर कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी टोटली डेट फ्री है, इसीलिए आपको ये जो रेशियो है वो 0 हमेशा दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें हम, अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट है तो कितना पॉइंट होता है जो हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहिए। मेनली हमें डेट टू इक्विटी रेशियो को 1 पॉइंट से कम ही देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर 1 पॉइंट से एक्स्ट्रा करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का कंपनी का इक्विटी है, आप खुद समझिए अगर 1 पॉइंट से एक्स्ट्रा होगा तो डेट कंपनी का 1 लाख करोड़ से एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होगी कि इक्विटी से ज़्यादा कंपनी के पास डेट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी जिसे हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बोलते हैं। कंपनी अपने शेयर होल्डर से, अपने प्रमोटर्स का जो पैसा है उसके ऊपर वो कितना रिटर्न कमा के दे सकती है, वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। कि जैसे आप देखेंगे मार्च 16 के अंदर कंपनी ने 20% की इक्विटी के अंदर रिटर्न दिया है, फिर ये थोड़ा बहुत घट के 20.31 रहा है, फिर ये बढ़ के लास्ट टू लास्ट ईयर के अंदर 25% रहा है। लास्ट ईयर के अंदर ये 23 आपका 23.44 रहा परसेंट, पहले से थोड़ी खराब कंडीशन रही, लेकिन इस ईयर के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी में ग्रोथ के साथ ही 24.97% के आपको रिटर्न मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिटर्न ऑन एसेट।
कंपनी अपने एसेट से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है, कंपनी के जो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट है, उन सबको मिला के कंपनी कितना रिटर्न उनसे जनरेट कर पा रही है, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब आपको पता है कि एसेट रिटर्न ऑन एसेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी इंक्रीज़ होगा। तो जितना रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा उतना अच्छा कंपनी का। 17.45 नेक्स्ट आप देखेंगे थोड़ा कम हुआ, फिर इंक्रीजिंग हुआ, फिर डिक्रीजिंग के साथ इंक्रीजिंग हुआ इस साल के अंदर 19.17। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें तो आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ है 17.45 से 19.17 तक। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो अर्निंग पर शेयर्स का आता है। अर्निंग पर शेयर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कंपनी को कितनी अर्निंग होती है वो आपकी ईपीएस के अंदर काउंट होती है। आप खुद से इवेल्यूएट करके देखिए, अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी तो कंपनी की प्रॉफिट ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगी तो कंपनी का शेयर प्राइस हाई होगा, और शेयर प्राइस हाई होगा तो हम सभी जितने भी शेयर होल्डर हैं कंपनी किसके, उनको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। तो इसी तरीके से जितना ईपीएस कंपनी का ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो नेक्स्ट जो आपका मार्च 16 के अंदर था 55 ईपीएस था, और 17 के अंदर आपका 60 रहा बढ़ के, फिर इंक्रीजिंग के साथ 71, फिर ड्रैग डाउन होके ये आपका 33 रुपीज़ पे आया। फिर नेक्स्ट इस ईयर के अंदर आपका 36 रुपीज़ का आपका ईपीएस मार्च 2020 के अंदर चल रहा है। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट आता है दोस्तों, आपका रेशियो आता है जो आपको इसके अंदर नहीं दिया गया है, वो आपका आता है पी रेशियो। जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे आपको हर पॉइंट पे, हर एक शेयर्स पे आपको वो नाम सुनने को मिलेगा रेशियो जो आपका है पी रेशियो। पी रेशियो के फॉर्म में आपको बताना चाहूँगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको अगर हम ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं तो आज के डेट में हमें कंपनी का पी रेशियो मिल जाता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, इन्फोसिस जो है वो एक आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी की जो पी रेशियो है वो कितनी चल रही है और इन्फोसिस की जो पी रेशियो है वो कितना चल रहा है, तो उनसे मैं अकॉर्डिंग मैं चेक कर सकता हूँ इन्फोसिस हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रही है या लो वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री पी रेशियो देख सकते हैं उस स्टॉक से रिलेटेड में। जैसे ही आप कंपनी के होम पेज पे जाएंगे, जिस इन्फोसिस के बारे में आप जानना चाहते थे, वहाँ पे जाते ही आप वैल्यूएशंस पे क्लिक कीजिएगा। इन्फोसिस का जो कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी की जो पी रेशियो है वो आपका 25.21 टाइम्स है, लेकिन कंपनी की जो इंडस्ट्री पी रेशियो है वो आपका 23.82 टाइम्स है। तो आपको यहाँ मतलब क्या समझ में आता है कि आईटी कंपनी की जो पी रेशियो है, आईटी सेक्टर जो है कंपनी का, आईटी सेक्टर जो है उसकी इंडस्ट्री में पी रेशियो जो अभी करंटली चल रहा है वो 23.82 चल रहा है, लेकिन इन्फोसिस में आपका जो पी रेशियो है वो 25.21% चल रहा है। इससे आपको पता चलता है कि कंपनी जो है अभी अपने ओवर वैल्यूड पे ट्रेड कर रही है। मे भी हो सकता है कंपनी कुछ टाइम के अंदर, हो सकता है मे भी कंपनी के शेयर प्राइस जो कुछ दिनों के अंदर नीचे ड्रैग डाउन हो सकते हैं। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, जितने भी आज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे एजुकेशनल बेस पे हैं। आप डायरेक्ट जाके किसी भी कंपनी के अंदर इसी तरीके से इन्वेस्ट ना कीजिएगा। जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इन पॉइंट्स को हमेशा उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा और खुद का सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, ताकि आप भी अपने शेयर मार्केट की जर्नी के अंदर एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके और कंपनी को खुद ही एनालिसिस करके मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी आपकी वीडियो से रिलेटेड क्वेरी रहे या सजेशंस रहे वो आप हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में। आज तक के लिए तो यहीं तक ही। जय हिंद।